हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12th का मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि डीएनए को सिद्ध किया गया कि आनुवंशिक पदार्थ है। केवल डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है अधिकांश 99% जीवों में, कुछ में आरएनए भी होता है, लेकिन डीएनए को 99% केस में माना गया कि यही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसको सिद्ध करने के लिए 3 वैज्ञानिकों ने प्रयास किया समय समय पर। सबसे पहला जो प्रयास था ग्रिफिथ साहब का था, जो कि 1928 में दिए। ये पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल सीबीएस एकेडमी पर है मेरे द्वारा। और इसके बाद दूसरा था आपका एवरी, मैकार्टी और मैकलियाड का, जो कि 1943-44 का प्रयोग है, लेकिन उनका ये प्रयोग बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली इसको। पहले वाले को तो मिली ग्रिफिथ को, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा था? हर्शे और चेज का प्रयोग। यानी कि 3 प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। उनमें से सबसे ज्यादा सर्वमान्य, यानी कि एक मत से, यानी उस समय जो भी वैज्ञानिक थे, इनकी बात में कोई कमी या खामियां नहीं निकाल पाए। इन्होंने सब जो भी कुछ बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको प्रूव किया, और इसीलिए इसको सर्वमान्य यानी अनइक्विवोकल प्रूफ भी कहा जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं थी। इसके द्वारा डीएनए का नेचर भी पता चल गया और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको भी इन्होंने प्रूव किया। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हर्शी चेज का जो प्रयोग है यही एक सर्वमान्य और सबसे अच्छा जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल को सिद्ध करने के लिए प्रयोग माना जाता है, जो कि 1952 में दिया गया था। इसको आप देखेंगे तो इसके पहले आप दोनों वीडियो देख लीजिए। और ये बहुत कठिन माना जाता है, समझ में नहीं आता है बच्चों को। ये नीट जैसे परीक्षा और 12th में भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्या उन्होंने लिया? इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व सल्फर और फास्फोरस का यूज किया। इसमें वायरस था जो जीवाणु भोजी होता है। जीवाणु भोजी होते क्या है? तो वह वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं। उसको लेकर के और इकोलाई जीवाणु को लेकर के प्रयोग किया और सिद्ध किया कि इसमें डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। और इसमें इसका मेन आधार क्या था? तो मेन आधार आप देखेंगे कि रासायनिक डिफरेंस, यानी रासायनिक अंतर, केमिकल डिफरेंस के आधार पर हर्शी चेज ने प्रोटीन और डीएनए के बीच जो रासायनिक अंतर होता है उसको आधार बनाया और सिद्ध किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। पहले आप देख लीजिए एक एक करके। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड हर्शे तथा मार्था चेज। इनका पूरा नाम पूछा नहीं जाता, लेकिन बाई चांस किसी पेपर में आ जाए तो गलत ना हो। मार्था चेज नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए तथा प्रोटीन के बीच रासायनिक अंतर के आधार पर यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तथा इनके अनुसार प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। फास्फोरस नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। जबकि डीएनए में
डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर नहीं पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यही मेन डिफरेंस था। इसी को आधार बनाया इन्होंने, जो हर्शी और चेज थे। यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है कि हर्शी और चेज का पूरा नाम अल्फ्रेड और मार्था चेज था, मार्था चेज ऐसे लिख लीजिएगा। इसमें इन्होंने डीएनए और प्रोटीन के बीच क्या डिफरेंस होता है उसको आधार बना करके इस प्रयोग को आगे ले गए और इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन होता है उसमें सल्फर होता है, सल्फ्यूरिक तत्व होता है, और जबकि डीएनए में फास्फोरस होता है। इन्हीं को आधार बना करके ये एक्सपेरिमेंट दिया गया। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले नया क्वेश्चन तो बताइए हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट किस आधार पर है, तो आप बता सकते हैं कि केमिकल डिफरेंस के आधार पर, वो भी फास्फोरस और सल्फर के आधार पर इन्होंने दिया। इसमें जो प्रोटीन था उसमें क्या पाया, सल्फर पाया जाता लेकिन फास्फोरस नहीं पाया जाता, और डीएनए में फास्फोरस पाया जाता और सल्फर नहीं पाया जाता। यही मेन इन्होंने आधार बनाया, ठीक है, सल्फर नहीं पाया जाता। इनके अनुसार क्या ये लिख सकते हैं, और यहां से शुरू करेंगे, प्रयोग अब शुरू होगा। और इन्होंने रेडियोधर्मी सल्फर तथा रेडियोधर्मी फास्फोरस जो रेडियोधर्मी होता है वो सामान्य से अलग होते हैं। यानी कि जो रेडियोधर्मी फास्फोरस होगा वो कौन सा होगा, आपका P32 होता है, जबकि सल्फर क्या होता है, सल्फर S1635 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 35। वैसे नॉर्मल जो तत्व होते हैं फास्फोरस में जो होता है वो 30 होता है एटॉमिक वेट, इसका क्या होता है 32 होता है। लेकिन जब रेडियोधर्मी लेते हैं तो इसका एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी का उपयोग किया इन्होंने, यानी इन्होंने रेडियोधर्मी सल्फर तथा रेडियोधर्मी फास्फोरस युक्त माध्यम में, लिखेंगे युक्त माध्यम में दो प्रकार के जीवाणु भोजी, और यह जीवाणु भोजी क्या है, जो कोई वायरस किसी जीवाणु को संक्रमित कर देता है तो जीवाणु भोजी कहलाता है, या वो वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है तो क्या कहलाता है, जीवाणु भोजी। मतलब ये एक समूह है, कोई एक किसी जीवाणु या विषाणु का नाम नहीं होते हैं, ये क्या समूह, इसमें बहुत सारे जीवाणु हैं, विषाणु हैं। यानी कि एक मेन कहा जाए तो क्या है, आपका एक कंफ्यूजन बना रहता है, तो यहाँ लिख लीजिए विषाणु है, वह विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, विषाणु है। तो दो प्रकार के जीवाणु भोजी, यानी कि ये क्या है, जीवाणु भोजी क्या होता है, एक समूह होता है जिसमें इन्होंने जो लिया था T2 था। कौन सा था, T2। आप लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में, ये विषाणु है, और जो जीवाणु भोजी है वो क्या था, दो प्रकार के जीवाणु भोजी को विकसित किया। यानी इस प्रयोग में आप देखेंगे कि दो प्रकार के रेडियोधर्मी तत्व लिया इन्होंने, एक प्रोटीन फास्फोरस, दूसरा सल्फर, और उसी में इस जीवाणु भोजी T2 को क्या किया कि कुछ समय के लिए ग्रोथ कराया, संवर्धन कराया, और यह पाया कि जब विकसित किए तो जो जीवाणु सल्फर वाले माध्यम में जो कि उसका भोजन कार्य करेगा, सल्फर वाले माध्यम में विकसित हो रहा था, उसके प्रोटीन खोल में रेडियो एक्टिव प्रोटीन, यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर का लिख कर सकते हैं, या प्रोटीन
पाया गया, जबकि रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं पाया गया। इसके बाद जो फिर देखें कि जो रेडियोधर्मी फास्फोरस युक्त वाला माध्यम था उसमें जो जीवाणु विकसित हो रहा था, उसके प्रोटीन खोल में जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो नहीं पाया जा रहा था, लेकिन डीएनए रेडियो एक्टिव जो डीएनए रेडियोधर्मी डीएनए वो पाया जा रहा था। फिर इन्होंने क्या किया कि दोनों प्रकार के जीवाणु भोजी को एक सामान्य इकोलाई के कोशिका से संक्रमित कराया। इसके बाद एक ब्लेंडिंग मशीन में लेकर के उसको घुमाया, जिससे इसका आवरण अलग हो गया। इसके बाद परीक्षण के बाद यह पता चला कि जो फास्फोरस युक्त माध्यम था उसमें जो जीवाणु भोजी विकसित हो रहा था उसके 85% लगभग रेडियो एक्टिव डीएनए जो जीवाणु कोशिका थी यानी इकोलाई की उसमें स्थानांतरित हो गया, लेकिन प्रोटीन स्थानांतरित नहीं हुआ। इसका मतलब इन्होंने यह कहा कि इसलिए यह सिद्ध होता है कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अभी पूरा लिखने के बाद इसमें फिगर बनाने के बाद एक बात बताऊंगा आसानी से और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा लिख लीजिए पहले आप। विकसित किया जिसमें सल्फर युक्त चाहे तो आप पॉइंट डाल के लिखिए और क्लियर हो जाएगा। जिसमें नंबर 1 पॉइंट कर लीजिए यहाँ पे, जिसमें रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी युक्त माध्यम में विकसित होने वाले जीवाणु भोजी और ये जीवाणु भोजी कौन सा है और इसका नाम पूछा जाए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं T2। रेडियोधर्मी युक्त यानी कि आप सल्फर का लिख लीजिए, सल्फर या पूरा नाम लिख सकते हैं यहाँ, सल्फर रेडियोधर्मी युक्त माध्यम में विकसित होने वाले जीवाणु भोजी के प्रोटीन खोल में प्रोटीन आवरण में केवल रेडियोधर्मी प्रोटीन या अमीनो अम्ल भी यूज कर सकते हैं, सल्फर भी यूज कर सकते हैं, रेडियोधर्मी प्रोटीन पाया गया या पाया जाता है, जबकि रेडियोधर्मी डीएनए अनुपस्थित होता है। यही 2 पॉइंट आपको लेकर चलना है। यानी ये कह रहे हैं कि 2 प्रकार के रेडियोधर्मी का यूज किया, इन्होंने उपयोग किया। उसमें से जब जीवाणु भोजी को सल्फर वाले माध्यम में रखा तो उस जीवाणु भोजी के खोल में जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है वो तो पाई गई, लेकिन डीएनए नहीं पाई गई। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये पहला माध्यम था, ये पहला कर लीजिए। और दूसरा क्या है कि जब रेडियोधर्मी फास्फोरस युक्त लिखिए, जब रेडियोधर्मी को इंग्लिश में रेडियो एक्टिव भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव लिख सकते हैं डायरेक्ट। रेडियोधर्मी फास्फोरस युक्त रेडियोधर्मी फास्फोरस युक्त माध्यम में विकसित होने वाले जीवाणु भोजी के प्रोटीन आवरण में रेडियोधर्मी
डीएनए पाया गया, जबकि रेडियोधर्मी प्रोटीन अनुपस्थित था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, परंतु सल्फर नहीं पाया जाता है। यही दो की पॉइंट है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो एक दो बार पढ़ने के बाद सिविल सेकेंडरी में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, कोचिंग करते हैं, और जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं, ये पढ़ने के बाद भी लगता है कि हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। लेकिन आप देखिए एकदम सिस्टमेटिक किसी भी लेवल का क्वेश्चन, चाहे नीट का हो चाहे किसी भी लेवल, सारे क्वेश्चन होंगे। आप शुरू कहाँ से करेंगे? आप अपने दिमाग में पहले कहानी की तरह हमारी बात सुन लीजिए। आप कहेंगे हर्षित चेज एक्सपेरिमेंट ने 1952 में, ये कब दिए थे इन्होंने? 1952 में एक्सपेरिमेंट दिया गया था। हम यहाँ सन लिख दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट कब दिया गया था? 1952 में दिया गया था। और उन्होंने बताया कि इन्होंने ये कहा कि जब किसी जीवाणु भोजी को किन्हीं दो माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में, यानी जो सल्फर कंटेनिंग और रेडियो एक्टिव और फास्फोरस रेडियोधर्मी में विकसित कराया जाता है, तो उनके प्रोटीन आवरण जो है उसमें अगर सल्फर वाले माध्यम में विकसित हो रहा है तो प्रोटीन आवरण में प्रोटीन पाया गया, लेकिन डीएनए नहीं पाया गया। और जब फास्फोरस युक्त माध्यम में विकसित किया गया उस जीवाणु भोजी को, तो डीएनए पाया गया और ये प्रोटीन अनुपस्थित था। इसको एक्सपेरिमेंट को फिर क्या किया उन्होंने? फास्फोरस पाया गया जिसमें दोनों प्रकार के जीवाणु भोजी को सामान्य ई कोलाई नामक जीवाणु के कोशिका से संक्रमित कराया। तत्पश्चात इन्होंने इसे ब्लेंडिंग प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन आवरण को अलग कर लिया। अलग करके परीक्षण किया जिसमें इन्होंने पाया कि यहाँ तक पहले आप इसके साथ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो सकता है नीचे ना दिखाई दे, पहले पूरा सिस्टमेटिक देख लीजिए, फिर आगे मिटाएंगे। पहले एक बार आपको पूरा दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या था। हर्शी चेज का प्रयोग 1952 में इन्होंने किया। उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। इन्होंने डीएनए और प्रोटीन में जो रासायनिक अंतर है उसके आधार पर इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसमें सल्फर और फास्फोरस रेडियोधर्मी का उपयोग किया, और इन दोनों को एक न्यूट्रिएंट के रूप में, यानी कि माध्यम के रूप में इसमें जीवाणु भोजी का क्या कराया?
वृद्धि कराया, विकसित कराया। और विकसित कराया तो जब सल्फर वाले जो माध्यम था उसमें जो जीवाणु भोजी विकसित कर रहा था तो उसके प्रोटीन आवरण में केवल रेडियो एक्टिव प्रोटीन आया, डीएनए नहीं आया। और जब फास्फोरस वाले माध्यम में जीवाणु भोजी का वृद्धि कराया तो उस जीवाणु भोजी के प्रोटीन आवरण में प्रोटीन नहीं आया, यानी रेडियोधर्मी प्रोटीन नहीं आया और रेडियो एक्टिव डीएनए पहुंचा। इसके बाद इन्होंने इन दोनों जो जीवाणु भोजी दो प्रकार के हो गए, इसको एक ब्लेंडिंग मशीन में जो मिक्सर की तरह होती है उसमें तेजी के साथ घुमाया और प्रोटीन आवरण को अलग कर लिया। अलग करने के बाद एक और प्रक्रिया आई जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्र, सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो है कि ये पाया कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो भारी थे नीचे बैठ गए, हल्के वाले ऊपर चले गए। तो इसको अलग करने के बाद ये पाया कि जो सल्फर माध्यम में जीवाणु विकसित हो रहे थे वो अपने प्रोटीन को जो सामान्य इकोलाई है उस जीवाणु में ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, स्थानांतरित नहीं कर रहे थे। लेकिन फास्फोरस माध्यम में जो जीवाणु भोजी विकसित हो रहा था वो अपने 85% डीएनए को, यानी फास्फोरस को या रेडियो एक्टिव डीएनए को कह सकते हैं, वो सामान्य इकोलाई के कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। इससे यह सिद्ध किया कि जब प्रोटीन स्थानांतरित नहीं हो रहा है लेकिन डीएनए स्थानांतरित हो रहा है तो डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। तो इसको मिटा रहे हैं, ऊपर पूरा क्लियर कर रहे हैं भैया, देख लीजिए एक बार इसको क्लियर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्लेंडिंग प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन आवरण को अलग करके परीक्षण किया जिसमें इन्होंने पाया कि इसके आगे कंटिन्यू रहेगा। इसमें पाया कि इस प्रयोग में इन्होंने पाया कि जो जीवाणु भोजी, इन्होंने पाया कि जो जीवाणु भोजी, जो जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी सल्फर रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी सल्फर युक्त, यानी पूरा लिख सकते हैं, सल्फर युक्त, सल्फर युक्त माध्यम में, माध्यम में विकसित हो रहा था, विकसित हो रहा था, हो रहा था, वह रेडियो एक्टिव प्रोटीन को, रेडियो धर्मी लिख लीजिए, रेडियो धर्मी प्रोटीन को, प्रोटीन को ई कोलाई, ई कोलाई नामक जीवाणु, नामक जीवाणु, नामक जीवाणु के कोशिका में, कोशिका में स्थानांतरित नहीं हो रहा है, स्थानांतरित नहीं हुआ, स्थानांतरित, स्थानांतरित नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि, जबकि फास्फोरस युक्त माध्यम में, जबकि रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी फास्फोरस युक्त, फास्फोरस युक्त माध्यम में, माध्यम में विकसित होने वाले, विकसित होने वाले, होने वाले जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी, विकसित होने वाले जीवाणु भोजी 85% रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी डीएनए को, डीएनए को या ब्रैकेट में फास्फोरस भी लिख सकते हैं, को ई कोलाई, ई कोलाई कोशिका में, कोशिका
कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये पूरा जो भी लिखा जाए थ्योरी, आप किसी भी लेवल का परीक्षा देने जाएंगे इसके बाहर एक भी पॉइंट नहीं होगा। अभी हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हैं, आप कठिन लग रहा है, अभी इसको आपको एक सिस्टमेटिक संरचना के आधार पर बताएंगे, इसी को इसमें क्या क्या हुआ, तो वो चीजें आपको याद रहेंगी अपने आप। इसमें कुछ लिखा नहीं, सारी चीजें जो प्रयोग किए थे जीवाणु भोजी, यहाँ नीचे अभी फिगर बनाएंगे, उसके आधार पर एक दो बार पढ़ने के बाद सारी चीजें अपने आप लिखते चले जाएंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ये है प्रयोग में उन्होंने क्या किया, जीवाणु भोजी लिया था, जीवाणु भोजी लिया। ये क्या है, जीवाणु भोजी। ये जीवाणु भोजी था। इसमें आपके डीएनए होते हैं और आप देखेंगे कि एक तरफ क्या है, आपने जो लिखा है थ्योरी में यही चीज यहाँ करना है। इधर भी एक जीवाणु भोजी ले लिया, हमने कहा था कि 2 जीवाणु भोजी लेंगे इसमें, और इन दोनों जीवाणु भोजियों की मदद से हम इसको हम सिद्ध कर देंगे कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये है डीएनए। देखिए जो बाहर की खोल है ये वाली, आप देखेंगे जो बाहर ये बनी है प्रोटीन कोट है, क्या है, ये प्रोटीन कोट है। आप थोड़ा सा इसको अगर अलग अलग कलर से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये प्रोटीन कोट है, ये भी क्या है, प्रोटीन कोट होती है। यानी कि जब ये जीवाणु भोजी लेते हैं तो ये जो बाहर वाली लेयर है, इसके आती है प्रोटीन की बनी थी, यही प्रोटीन आवरण जो यूज करेंगे प्रोटीन के आवरण में आ गया, तो ये क्या है, जीवाणु भोजी हो गया। यानी पहले तो आप लिख लें जीवाणु भोजी क्या है, प्रोटीन आवरण, ठीक। और ये जीवाणु भोजी क्या है, डीएनए है। इसके बाद ये भी क्या है, वही सेम चीज डीएनए है, और ये क्या है, प्रोटीन आवरण है, प्रोटीन आवरण। और इसमें देखें इसी प्रोटीन आवरण को हम कैप्सिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ये जो दिख रहा है ऐसा, ये क्या है, नेक, इसको क्या बोलेंगे, गर्दन या नेक। और ये क्या है, कॉलर, यानी कॉलर है, आप कॉलर बोलते हैं इसको। ये कॉलर है जीवाणु भोजी का। ये क्या है, नेक। ये बैक्टीरियोफेज के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज जीवाणु होगा, वायरस होगा, जो जीवाणु को इन्फेक्ट करता है, उसका कुछ फिगर इसी तरीके से होता है। अब इन दोनों जीवाणुओं को इन्होंने एक बार सल्फर का माध्यम लिया, यानी आप यहाँ पे लिख लीजिए सल्फर। ये क्या है, या ऐसे लिखिए आप सल्फर। देखिए सल्फर कैसा होगा, रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी। ये क्या हो गया, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस। और देखिए फास्फोरस जो है ये भी रेडियोधर्मी ही, क्या है, रेडियोधर्मी फास्फोरस। ये जो फास्फोरस होगा कितना होगा, ये 32। ये क्या होगा, 35। आपको कल फिगर याद रखिए, जो ऊपर लिखा है आप अपने आप लिखे जाए। यानी कि इस प्रयोग में जो हर्षी चेज थे वो 2 जीवाणु भोजी लिया, अब दोनों को एक सल्फर वाले माध्यम में और दूसरे को फास्फोरस वाले माध्यम में। ये क्या है, ये फास्फोरस वाला माध्यम है, इसमें ग्रो करा। इन दोनों को क्या कहे, विकसित किया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, उसमें वृद्धि किया। जब वृद्धि किया तो वृद्धि करने के तत्पश्चात इन्होंने जब देखा कि जो सल्फर वाले माध्यम, ये वाला जीवाणु भोजी था,
उसमें ये पाया कि इसके प्रोटीन कोट, जो बाहर वाली प्रोटीन कोट है, ठीक है, इसमें इन्होंने देखा कि जो रेडियोधर्मी, क्योंकि आप देखेंगे इसमें भी डीएनए है, और जो इधर सल्फर वाला है, ये रेडियोधर्मी जब तत्व आता है सल्फर, कि इसके प्रोटीन कोट में नहीं आ पाता है। यानी इसके जो सल्फर है प्रोटीन कोट में, जो सल्फर वाला माध्यम उसमें तो आता है, लेकिन फास्फोरस वाले माध्यम में नहीं जाता। यानी ये कह सकते हैं कि जो फास्फोरस माध्यम में विकसित हो रहा था जीवाणु भोजी, उसके प्रोटीन कोट में फास्फोरस गया लेकिन सल्फर नहीं गया, और सल्फर वाले माध्यम में जो जीवाणु भोजी ग्रोथ कर रहा था उसमें डीएनए नहीं गया रेडियोधर्मी, केवल प्रोटीन गया। तो आप देखेंगे एक जीवाणु भोजी तैयार हुआ, आप देखेंगे इसको सामान्य, यानी कि ऐसे इकोलाई की एक संरचना होती है, इकोलाई, और इन्होंने देखा कि इन दोनों माध्यमों में, अब देख लीजिए यहाँ पे, इसी जीवाणु भोजी को क्या किए, संक्रमित कराया। ये जो दोनों जीवाणु भोजी हैं इनको अलग अलग, क्या है, सामान्य इकोलाई, ये कौन सा है, सामान्य इकोलाई है। इन्हीं की कोशिकाओं को इनसे जो जीवाणु भोजी है फिर से क्या किया, ये सामान्य इकोलाई है, इसमें कोई डिजीज नहीं है, इनको फिर संक्रमित कराया। कैसे कराया, इस जीवाणु भोजी को ला करके इस पर छोड़ दिया इन्होंने, इस जीवाणु भोजी को ला करके छोड़ देते हैं। इसी तरह के स्पेस भी हो जाएगा आपका। अब देखिए जो संक्रमण हो रहा है, यानी कि जो जीवाणु भोजी ऊपर देख रहे हैं, जो माध्यमों में ग्रो कर रहे थे, विकसित हो रहे थे, उनको सामान्य इकोलाई के कोशिका पर ला करके संग्रहित कराया। यही स्टेज क्या कराता है, संक्रमण। ये क्या हो गया, संक्रमण हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है इसमें, इसी के नीचे हो जाएगा ये स्टेप दूसरा, सेम ऐसे ही बनेगा, सेम ऐसे ही बनाइए। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब देखेंगे जो एक जीवाणु भोजी था, हमने कहा ना कि दूसरा जो होगा क्या होगा, ये अनावरण, जिसको हम क्या बोले हैं, ब्लेंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। ये क्या है, इन्फेक्शन। यानी कि संक्रमण पहला अवस्था हो जाती है, दूसरा होता है अनावरण, जो कि अनावरण क्या एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन कोट को अलग किया जा रहा है। प्रोटीन कोट को जब अलग कर लिया गया तो ये क्या होगा, जब तेजी के साथ घूमता है, कोई चीज देखते होंगे आप, मिक्सर में घुमाते हैं तो ऊपर की तरफ चारों तरफ से घूमता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। उसी तरीके से जो ऊपर जीवाणु भोजी थे क्या इससे अलग हो, इसकी कोशिका से अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका जो डीएनए है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ये चीज आप क्या करेंगे, इस डीएनए को आप दिखा देंगे, इसका भी होगा डीएनए, इसका भी डीएनए होगा, इसका भी डीएनए, इसके इकोलाई के डीएनए को आप अलग संरचना दे दीजिए और इसको वाले को अलग दे दीजिए, ऐसे आप दे दीजिए। यहां भी यही काम करना है, इसमें यहां नहीं, यहां करिए आप। इस तरीके के डीएनए जो है बहुत सारे इसमें ट्रांसफर होते हैं। और जो बैक्टीरियोफेज है, इसका जो आपका डीएनए है, यानी ये कहाँ जा रहा है, इस वाले में इकोलाई में आ जा रहा है, ये स्थानांतरित हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, डिटैच हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा जो इकोलाई की कोशिका है उसको क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, यानी कि इसको इससे अलग हो जाएगा। ये इससे क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, मतलब इस पर चिपका नहीं है। देख लीजिए ये क्या होगा, यहाँ से इससे चिपका नहीं रहेगा, लेकिन ऊपर वाले पे क्या है, चिपका हुआ रहेगा। उसी तरह की इसमें भी बना लीजिए।
आप देखेंगे जब जीवाणु भोजी को संक्रमित ई कोलाई वाले से कराया जाता है तो अपना डीएनए किसको ट्रांसफर करता है, संक्रमित करा दिया गया, यानी कि जो जीवाणु भोजी लाकर इसके दीवार पे चिपक जाता है तो अपने डीएनए को रिलीज करता है सामान्य ई कोलाई के अंदर। ये कौन सा है, ई कोलाई है। देखिए यहाँ पे लिखा है ई कोलाई, यहाँ भी ई कोलाई है। ई कोलाई में ट्रांसफर करता है और अपने इस दूसरी प्रक्रिया यानी कि अनावरण के द्वारा क्या आता है, इससे डिटैच होता है, अलग हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है, इसी के नीचे रहेगा वो, लेकिन हमको इसको मिटाकर ऊपर बनाना पड़ेगा। इसी के नीचे है, इसको हटा रहे हैं हम। यहाँ पे हम यहाँ अभी लिखे हैं कि ये कौन सा माध्यम था, सल्फर वाला माध्यम है, ये कौन सा है, फास्फोरस वाला, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये फास्फोरस वाला माध्यम है, फास्फोरस माध्यम है, यानी कि आप कह सकते हैं 32 है, ये क्या है 35। अब इसी के नीचे आपको बनाना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे जा रहा है, यानी कि आप ऐसे कर लेंगे। आप इधर भी सेम, क्योंकि दो अलग अलग माध्यम है, दोनों अलग अलग प्रकार के जीवाणु हैं, इसमें आप उसी तरह कर लेंगे। और ये जो ये है आपका जीवाणु भोजी, इस तरीके से आपका अलग हो जाते हैं यहाँ पे। और इसमें यहां से अलग हो जाएंगे। ये जीवाणु भोजी अलग हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सल्फर युक्त माध्यम था यहाँ पे, तो इसमें जो सल्फर था यानी कि रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी प्रोटीन अनुपस्थित था। अब रेडियोधर्मी प्रोटीन कर लीजिए चाहे सल्फर कर लीजिए, एक ही बात होगी, क्योंकि सल्फर जो होता है प्रोटीन में पाया जाता है, अनुपस्थित था। और यहाँ पे क्या है, रेडियोधर्मी फास्फोरस उपस्थित था। किसमें, जीवाणु जो ई कोलाई है उसमें रेडियोधर्मी फास्फोरस उपस्थित था। अब देखेंगे कि जब ये पूरा प्रयोग हो गया तो जो ई कोलाई में, यानी जो ई कोलाई जीवाणु था, वो जीवाणु भोजी अपना डीएनए किसको ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई को, लेकिन प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यानी जो सल्फर युक्त माध्यम में था वो वाला जीवाणु भोजी जो था अपने प्रोटीन को इसके जीवाणु जो ई कोलाई था उसके कोशिका में स्थानांतरित नहीं कर पाया प्रोटीन को, जबकि फास्फोरस माध्यम में जो जीवाणु भोजी विकसित हो रहा था वो अपने डीएनए को इसकी कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। तो इससे सिद्ध हो गया कि जब यहाँ प्रोटीन का स्थानांतरण नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। तो आप नीचे वहीं पे लिख सकते हैं, इसको हटा करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि इससे स्पष्ट होता है, इससे नोट में आप लिख सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि जीवाणु भोजी रेडियोधर्मी प्रोटीन को ई कोलाई की कोशिका
कोशिका में स्थानांतरण इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि जीवाणुभोजी रेडियोधर्मी प्रोटीन इकोलाई की कोशिका में स्थानांतरित नहीं होता, स्थानांतरित नहीं होता है, जबकि रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी डीएनए या ब्रैकेट में लिख सकते फास्फोरस 32 जीवाणु यानी ई कोलाई की कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है, यह प्रयोग था और मेरा कोशिश था कि बहुत आसान करके बताया जाए, और एक बार फिर बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या था इस। देखिए, इस प्रयोग में सबसे पहले हर्शी चेज ने 1952 में इस प्रयोग को किया और डीएनए और प्रोटीन में रासायनिक अंतर के आधार पर, रासायनिक अंतर किसको बनाया, रासायनिक डिफरेंस को, और रासायनिक डिफरेंस को आधार बना करके सिद्ध करने की कोशिश किया कि डीएनए क्या आंशिक पदार्थ है, जिसमें उन्होंने फास्फोरस रेडियोधर्मी और सल्फर रेडियोधर्मी का उपयोग किया। अब दो जीवाणुभोजी लिया, जीवाणुभोजी में मैंने एक सल्फर में ग्रोथ कराया, वृद्धि कराया, दूसरे को फास्फोरस माध्यम में कराया। जो सल्फर माध्यम में ग्रोथ कर रहा था, वृद्धि कर रहा था जीवाणु, उसके प्रोटीन खोल में रेडियो एक्टिव सल्फर तो आया लेकिन डीएनए नहीं आया, और जो फास्फोरस युक्त माध्यम में ग्रोथ कर रहा था जीवाणुभोजी, उसके प्रोटीन खोल में डीएनए आया लेकिन प्रोटीन नहीं आया, यानी रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं आया। तो इन्होंने क्या कि इन दोनों जीवाणुभोजियों को एक सामान्य ई कोलाई की कोशिका से संक्रमित कराया। इसके बाद पाया कि जो सामान्य ई कोलाई है उसके शरीर में यानी उसकी कोशिका में 85% रेडियोधर्मी डीएनए या फास्फोरस का स्थानांतरण हो जाता है, जबकि जो सल्फर युक्त माध्यम में जीवाणुभोजी था वो अपना प्रोटीन या कह लीजिए सल्फर को ई कोलाई जीवाणु की कोशिका में स्थानांतरण नहीं कर पाता है। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। और यह सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल सिद्धांत कह लीजिए या प्रयोग कह लीजिए डीएनए को सिद्ध करने के लिए, डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंट कौन सा है जो डीएनए को सिद्ध किया कि यही आनुवंशिक पदार्थ है, तो आप हर्शी और चेज का ही नाम लेंगे। और यही प्रयोग बिना किसी डाउट के, यानी अनइक्विवोकल का मतलब होता है कोई इसमें कमी नहीं थी, सारे जितने वैज्ञानिक थे इनको एक ध्वनिमत से ये कहा कि नहीं, इनका जो प्रयोग है वो सर्वमान्य है। इसलिए तीनों प्रयोग आपके हो गए। पहला था ग्रिफिथ का, दूसरा एवरी जो आपका बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो कि एवरी मैक्लियार्ड, और आपके जो तीनों वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया, जो कि 1943-44 में दिए थे उन्होंने। और इसमें जो हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट है वो 1952 में दिया गया। इन्होंने जीवाणुभोजी, पहले कैसे याद करेंगे आप, पहले याद कर लीजिए, इसमें 4 चीजों को पढ़ के चलिए इस प्रयोग में। पहला कर लीजिए कि इसमें फास्फोरस और सल्फर 2 रेडियोधर्मी तत्व लिए, एक जीवाणुभोजी लिए और दूसरा जीवाणु ई कोलाई लिए, यानी ई कोलाई का और जीवाणुभोजी को लिए, इन्हीं को लेकर के प्रयोग कराया और सिद्ध किया कि डीएनए एक आंशिक पदार्थ है। और 1-2 बार वीडियो देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।